morning, class. This is your Ayushi ma'am, and now we are going to start with chapter 6 फॉसिल फ्यूल्स राइट। फॉसिल फ्यूल्स के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये फॉसिल फ्यूल्स है क्या। लास्ट चैप्टर में मैंने आप लोगों से ये बात बताने की कोशिश की थी कि फॉसिल फ्यूल्स क्या है। मैंने बहुत सारे मतलब रिएक्शंस आपने हमने पढ़े थे कि क्या रिएक्शंस होते हैं, कंबशन क्या होता है। कंबशन में आपने देखा था कि फ्यूल्स के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं राइट, और CO2 और H2O प्रोड्यूस करते हैं प्लस हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो फ्यूल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमें जानना ज़रूरी हो जाती हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे हम लोग, तो इन्फॉर्मेशंस गेन करते जाएंगे कि और क्या क्या इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड हो रही है राइट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज, देन फॉसिल फ्यूल्स। फिर फॉसिल फ्यूल्स है क्या क्या, तो इसके एग्जांपल्स आप लोगों को पता होंगे। हाँ एग्जैक्टली आप लोग जो सोच रहे हैं वही है, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम से जो जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जाती हैं या जिस जिस फॉर्म में उसे क्या कहते हैं सेपरेट किया जाता है, वही कुछ फॉसिल फ्यूल्स कहलाते हैं, जैसे पेट्रोल, कोल। अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पेट्रोलियम से हमें मिलती हैं, क्या है पेट्रोलियम, क्या है नेचुरल गैसेस, क्या है। सब चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे राइट। तो चलते हैं फॉसिल फ्यूल की तरफ में। तो ये हमारा एक्सप्लोरिंग था कि हमने ये चीज़ें पढ़नी है। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए ये कुछ न्यूज़पेपर का डायग्राम आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, न्यूज़ देखने को मिल रही है। ये देखिए यहाँ पर देखिए पेट्रोल स्ट्राइक हाइक ऑन सैटरडे। देन यहाँ पर बहुत सारी है, न्यू दिल्ली डीजल सरफेस वाज ऑन वेडनेसडे हाइक बाई 50 पैसे। मतलब कुल मिला के अपने को देखने को मिल रहा है कि जैसे 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 जनरेशन मतलब बढ़ते जा रही है, पेट्रोल का रेट, डीजल का रेट भी बढ़ते जा रहा है। क्यों हो रहा है देखिए, फिगर 6.1 फ्यूल प्राइस हाइक इन रिसेंट टाइम्स। मतलब फ्यूल के जो प्राइजेस हैं वो रिसेंट टाइम में हाइक होते जा रहे हैं, मतलब बढ़ते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं ये देखते हैं। इसका रीज़न हमको सबसे पहला पहली चीज़ हमें पता है कि पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीज़ों को हम दोबारा गेन नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसे हमने नहीं बनाया है। अगर हाँ, अगर हम इसे फैक्ट्रीज में बना रहे होते या किसी केमिकल से बना रहे होते तो ज़रूर बना लिया होता, लेकिन इसे हम ना फैक्ट्री में बना रहे हैं ना किसी केमिकल से बना रहे हैं। ये हमें नेचुरली जो नेचुरली एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस है ये, मतलब इसे हम लोग नेचर से ये हमें मिल रहा है। और इससे बनने में कम से कम नहीं तो 1000 बिलियंस मिलियंस ट्रिलियंस, मतलब आप जितना भी पुराना जा सकते हैं उतना जाइए। और उस एरा से ये बनना इस धीरे धीरे करके स्टार्ट हुए हैं और अभी तक बन के आपको मिल रहा है। जो आपको मिलते हैं ना कि जमीन के अंदर से तेल निकाला जाता है, पता है ना आपको कि जमीन के अंदर से पेट्रोलियम ऑयल निकाली जाती है। तो ये बहुत एरा पहले से ये सारी चीज़ें बनते जा रही हैं। धीरे 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 डिकम्पोजिशन के बाद ये ऑयल के रूप में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या कैसा है, इसकी 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 कहानी क्या है ये भी पढ़ लेते हैं। तो वी हैव सीन मैनी हाइक इन द प्राइस ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम इन रिसेंट डिकेड्स। Why the price of coal and petroleum keep on increasing? On of the reason One of the reason for this is because coal and petroleum are exhaustible natural resources. अब हम देखेंगे, चिंता मत करिए, exhaustible नेचुरल सब्सटेंस है क्या वो भी पढ़ेंगे। यू मे वंडर्ड व्हाट exhaustible natural resources are। चलिए देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। पहले तो देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, उसके बाद एग्जॉस्टिबल और नॉन एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो नेचुरल रिसोर्सेज, मटेरियल दैट वी यूज फॉर आवर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेज राइट। जो भी मटेरियल्स हमारे बेसिक नीड्स में रिक्वायर्ड होते हैं वही हमारे रिसोर्सेज कहलाते हैं। द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल टू अस थ्रू नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। समझ में आ गया होगा आई होप कि नेचुरल रिसोर्सेज किस लिए कह दिया, क्योंकि नेचर ने हमें दिया इसलिए हमने उसे नेचुरल रिसोर्सेज कह दिया। तो क्या है कि द रिसोर्स दैट आर अवेलेबल टू बी थ्रू नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड एज इन इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल रिसोर्स राइट। तो जैसे आप लोग ये डायग्राम में देख रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या हैं, जैसे फॉरेस्ट हो गया, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, पॉन्ड्स, लेक, रिवर, सारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ठीक है,
फिर एग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल क्या है और एग्जॉस्टिबल क्या है? तो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज देखिए, रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट अबंडेंटली इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी डिप्लेटेड डिप्लेटेड और एग्जॉस्टेड। मतलब कि ये जो रिसोर्सेज है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे। ये मतलब कि अबेंडेंटली, मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे नेचर में प्रेजेंट है। जैसे सनलाइट, सनलाइट कभी ख़त्म नहीं हो सकता है, क्योंकि वो डेली हमें मिलता है। हमारे लिए ग्रेट अवेलेबिलिटी है, वो है, रहेगा ही। कभी वो मतलब ख़त्म नहीं हो सकता, ठीक है। तो एग्जॉस्ट नहीं हो सकते जो रिसोर्सेज, उन्हें इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज कहते हैं। बाय ह्यूमन एक्टिविटी आर कॉल्ड इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, ठीक है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड इन, मतलब कि ह्यूमन एक्टिविटीज कभी खत्म नहीं हो सकती, इसलिए उसे इन इन मतलब ह्यूमन एक्टिविटी के कारण वो रिसोर्सेज खत्म नहीं हो सकते हैं, इसीलिए हम उसे इनएग्जॉस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, राइट। दे आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे इसे हम लोग रिन्यूएबल मतलब दोबारा गेन कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमने वाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली, ठीक है, तो हम दोबारा भी वाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे नेचर में वाइंड अवेलेबल है, अबेंडेंटली अवेलेबल है, मतलब कि ईजिली हम कहीं से भी वाइन मिल सकती है हमें। जैसे सन हो गया, वाइंड हो गया, वाटर हो गया, टाइडल वेव्स हो गया, सॉइल्स हो गया, सोलर एनर्जी होगी, हर एग्जाम्पल्स ऑफ इन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि कोई भी रिसोर्स जो जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, हम अपनी नीड के लिए इनका यूज़ करते हैं, राइट। तो हम अपनी नीड के लिए जब इनका यूज़ करते हैं, तो इसे हम दोबारा गेन, जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा गेन कर सकते हैं या दोबारा इनका यूज़ कर सकते हैं, वो इन एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस होते हैं। और जिन रिसोर्सेज को हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आई थिंक। फिर चलते हैं, ये देखिए एक ये फिगर है इन एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस का। वाटर, सॉइल, एयर, विंड, सनलाइट, ठीक है। सोलर एनर्जी गिवन बाय द रेडिएशन ऑफ द सन रेज, ठीक है। किससे होता है? सन रेज की रेडिएशन से होता है। फॉसिल्स क्या है? प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, ठीक है। फॉसिल्स क्या होते हैं? जब देखिए, जब बहुत 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 साल पहले क्या हुआ कि जो हमारा वर्ल्ड था या हमारी पृथ्वी थी, अर्थ था, वो ना डिस्ट्रॉय होने लग गया। और डिस्ट्रॉय होने के बाद क्या हुआ, जितने भी यहाँ पे थे ना, पेड़ थे, एनिमल्स थे, वो सब क्या हो गए ना, वो बड़े बड़े फॉसिल्स के नीचे दब गए, ठीक है। जैसे भूकंप आता है तो आप लोग देखते हैं ना कि इंसान की डेथ हो जाती है, वो किसी चीज़ के नीचे दब के मर जाते हैं। तो ऐसे ही जैसे बहुत पहले जब हमारे अर्थ डिस्ट्रॉय हुआ, तब ऐसे ही क्या हुआ, प्लांट्स, एनिमल्स क्या हो गया, डी मतलब कि उसके नीचे दब गए, ठीक है। किसी भी बड़ी भारी चीज, फॉसिल्स मतलब क्या हो गया, बड़े बड़े पत्थर, फॉसिल्स बिल्डिंग के नीचे दब गए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि दबे रहने के बाद एक लंबे ड्यूरेशन में ना उन्हें ऑक्सीजन मिला, ना उन्हें डिकम्पोजर्स मिले, ना उन्हें कुछ ऐसा क्लाइमेट मिला। तो धीरे धीरे क्या हुआ, वो ऑयल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये ऑयल ही जो ये ऑयल में जो कन्वर्ट हुए, वही है पेट्रोलियम, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो मैंने जस्ट आप लोग को एक स्टोरी बता दी है। देखिए, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है? एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज दैट आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी इन एयर। देखिए, इन नेचर इनएग्जॉस्टिबल क्या थे? एबेंडेंटली। जैसे सनलाइट है, सनलाइट तो हमारे यहाँ, हमारे पास में, हमको इसका टैक्स भी नहीं देना पड़ता, हमें इसके पैसे भी नहीं देने पड़ते, लेकिन ये हमारे लिए अवेलेबल है, ठीक है। एनी टाइम अवेलेबल है, राइट। सेम एयर भी हमारे लिए एनी टाइम अवेलेबल है, वाटर भी हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल है। मतलब कि इन चीज़ों की ये चीज़ें हमारे में बहुत अधिक मात्रा में है हमारे पास में, ठीक है। बट जैसे कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत क्या कहते हैं, लिमिटेड क्वांटिटी में इन नेचर है, एंड आर लाइकली टू बी डिप्लेटेड, और ये ख़त्म होने की कगार पे है। डिप्लेटेड मतलब कि ये ख़त्म होने वाली है।
और एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस। एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी मतलब कि एग्जॉस्ट होते जा रही है, खत्म होते जा रही है ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण। क्या कि जैसे कि आप डीजल पेट्रोल की बात करें तो डीजल पेट्रोल तो आप बना नहीं सकते, लेकिन आप उसका यूज कर रहे हैं और आप इसका इतना यूज कर रहे हैं कि आप एक टाइम के बाद में ये यूज होते 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 फिनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम पेट्रोल डीजल नहीं मिल पाएगा, फिर कैसे चलाएंगे आप लोग, कैसे बाइक रन करेंगे, कैसे कार रन करेंगे, कैसे ट्रक, बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, डीजल पेट्रोल ये सारी चीज़ें आप लोग सबको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम उसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट। तो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज क्या है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। दे आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज को नॉन रिन्यूएबल भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इसे हम दोबारा बना नहीं सकते, या बनाने में काफ़ी वक्त लग जाएगा। अगर मान लीजिए अभी अभी अगर हमारी पृथ्वी डिस्ट्रॉय हुई, अगर अर्थ हमारा डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, तो अभी किए तो मतलब कि मिलियंस ट्रिलियंस ईयर लेटर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर हुई तो, ठीक है। तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मिनरल्स, forest, river, coal and petroleum are exhaustible natural resources, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है रिवर्स भी खत्म हो रहे हैं, है ना। रिवर्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा सी है उस पानी को हम यूज़ नहीं कर सकते, उस वाटर को हम लोग अपने डेली नीड्स में यूज़ नहीं कर सकते। अगर रिवर नहीं होगी तो हम अपने डेली नीड्स को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, या फिर हम वाटर ड्रिंक नहीं कर सकते। वाटर ड्रिंक नहीं करेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि रिवर्स भी धीरे धीरे एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। आप लोग देखे होंगे पहले बहुत सारी रिवर्स थी, अब धीरे 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 वो रिवर्स क्या होती जा रही हैं, मतलब कि डिसअपियर होते जा रही है, दिख नहीं रही हैं, या तो बहुत पतली सी पानी की लेयर है उस रिवर में, मतलब पानी ही नहीं बचा हुआ है, ठीक है। तो धीरे 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 ऐसी चीज़ें खत्म होती जा रही हैं और इसे हम दोबारा नहीं बना सकते हैं, राइट। और मिनरल्स हो गए, फॉरेस्ट हो गया, आपको पता है फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा डिमांड फॉरेस्ट से ही कंप्लीट होती है, राइट। तो कोल, पेट्रोलियम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। सो आगे पढ़ते हैं। कोल, पेट्रोलियम, गैसोलीन एंड नेचुरल गैसेस आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दैट वी यूज एज फ्यूल। मतलब आपको समझ में आ गया किस किस चीज़ को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं। कोल, पेट्रोलियम, गैसोलीन एंड नेचुरल गैसेस आर द एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स दैट वी यूज एज फ्यूल। पेट्रोलियम, गैसोलीन एंड नेचुरल गैसेस आर बाई प्रोडक्ट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल मतलब अनरिफाइंड पेट्रोलियम। क्रूड ऑयल मतलब कि जो हम लोग सीधे अर्थ की डेप्थ से जो ऑयल हमें मिलता है ना, जिसमें कोई रिफाइनरी नहीं होती, मतलब वो पूरा एक एक मतलब देखो, सिंपल सा एक चीज़ समझना कि जो पेट्रोलियम है ना, पेट्रोलियम मतलब कि ऑयल्स का पूरा मिक्सचर है, ठीक है। सारे ऑयल्स का मिक्सचर को ही हमने पेट्रोलियम बोल दिया। जिसे हमने नेचुरल से निकाली है उसे हम लोग क्रूड ऑयल बोलते हैं, ठीक है। क्रूड ऑयल बोलते हैं। और जब उस पेट्रोलियम को निकाला जाता है और निकाल के इससे सारे ऑयल्स को सेपरेट किया जाता है, तब हमें मिलता है क्या, बाकी ऑयल्स, कोल, कोक, पेट्रोल, डीजल, ये सारी चीज़ें हमें मिल मिल जाती है पेट्रोलियम से। समझ में आ गया। तो क्रूड ऑयल है मतलब कि उसमें कोई भी सारी सारी चीज़ों का मिक्सचर है वो, ठीक है। समझ में आ गया। जिसमें कोई रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं हुई है, वही है क्रूड ऑयल। ऑल दीज रिसोर्सेज आर फॉसिल फ्यूल्स, और ये सारी चीज़ें ही फॉसिल फ्यूल्स है। तो समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें। इंक्वायरी एंड डिस्कस में क्या है, हाउ वुड अ शार्प इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉसिल फ्यूल्स अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये आप अपने से बता सकते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसका आंसर लाने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट, एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.1 देखिए, टू अंडरस्टैंड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इसमें हमको पता हम मतलब हम समझेंगे कि एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते क्या है। तो जैसे मैंने बताया, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज जिसे हमें नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब रिन्यू नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होते जा रही है, डिप्लेटेड हो रहा है। देन अनदर थिंग्स, मतलब जैसे ये हमारे लिए ज़रूरी भी है और ख़त्म भी हो रही है, ठीक है। तो इसको देखते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, कंटेनर्स एंड eatables such as peanuts,
पॉपकॉर्न, कैश्यू नट्स, आलमंड्स एंड टॉफ़ीज़। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ले ली। देन प्रोसीजर, फिल द कंटेनर विथ ईटेबल्स, मतलब ये सारी चीज़ों को हमने कंटेनर में डालना है। देन डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ऑफ 6-7। ठीक है, अब ग्रुप में हमने कर दिया। देखो सिंपल सा है कि आप लोग पढ़ लेना, मैं आप लोग को इसका वो समझा देती हूँ। इसमें कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि सपोज़ मैंने आपको एक कंटेनर दिया, कंटेनर में मैंने बहुत सारे खाने की चीज़ें रख दी। ठीक है, पॉपकॉर्न हो गया, पीनट्स हो गया, आपकी फेवरेट कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो वो मैंने रख दिया। ठीक है, रखने के बाद मैंने क्या किया कि आपकी पूरी क्लास को मैंने 7 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। अब मैंने क्या किया, 7 ग्रुप्स में डिवाइड किया और फिर मैंने एक एक करके सबको एक एक वो कंटेनर दिया। ठीक है, पहले एक ग्रुप को दिया, तो एक ग्रुप को दिया तो एक ग्रुप जितना उसका मन करेगा उतना खा लेगा। ठीक है, फिर मैंने कहा कि जो बचेगा वो सेकंड ग्रुप को दे देना। तो फिर उसके बाद सेकंड ग्रुप को दे देना। ठीक है, अब सेकंड ग्रुप को मैंने बोला जो बचेगा थर्ड ग्रुप को देना। ऐसे करते 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 मे बी शायद आपका तो फिफ्थ सिक्स्थ ग्रुप तक ही नहीं जाएगा। आपकी ईटेबल थिंग्स जो भी आपको मैंने एक कंटेनर में दिए तो वो शायद उनको तक पूरी सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेगा। तो सेम सेम समझने की कोशिश करिए। सेम जब ये कंटेनर फुल था तब ए ग्रुप ने क्या किया, भर भर के खाया। ठीक है, भर भर के खाया। फिर कंटेनर ए ने चलो ठीक है जितना खा पाया खाया, फिर दूसरे ग्रुप को दे दिया। चलिए, बी ग्रुप ने भी सफिशिएंट खा लिया, सी ग्रुप ने भी सफिशिएंट खा लिया, लेकिन ई ग्रुप तक आते आते वो चीज़ें कम होती गई। फिर ई ग्रुप को सोचना पड़ा कि नहीं इसी चीज़ को हमारे पूरे ग्रुप को खाना है, तो चलो थोड़ा कम कम खाए। फिर अब उसमें से अभी अगर बच गया तो ई ग्रुप वालों को क्या हुआ कि भाई वो तो खाने के लिए मतलब उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, या तो कुछ ऐसा अमाउंट देना पड़ रहा है जैसे कि उसको उनको वो चीज़ खाने के लिए मिल जाए। सेम थिंग है, जो हमारे बहुत सारे एंचेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, एंचेस्टर्स थे, वो क्या करते थे एंशियंट टाइम में फॉसिल फ्यूल का यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। यूज़ किया उन्होंने, फिर अब जब वो गए फिर दूसरी नेक्स्ट जनरेशन आई उसने भी यूज़ किया, लेकिन उनको ये चीज़ की वैल्यू नहीं पता थी। फिर धीरे धीरे ऐसे यूज़ करते 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 अब हमें पता चल रहा है कि अगर हमने ऐसे ही यूज़ करते गए तो लास्ट तक तो हमारी जनरेशन तक बचेगा ही नहीं, हमारी आगे की जनरेशन के लिए तो ये बचेगा ही नहीं। इसीलिए धीरे धीरे प्राइस को इंक्रीज़ किया गया कि प्राइस इंक्रीज़ होगा तो लोग थोड़ा कम यूज़ करेंगे। तो समझ में आ गया कि प्राइस इंक्रीज़ करने का रीज़न क्या है। तो ये चीज़ है ऑब्जर्वेशन, आप देखेंगे फॉर ईच जनरेशन ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल इन द कंटेनर्स। ठीक है, अवेलेबिलिटी तो कम होती जाएगी और शायद लास्ट तक में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यू विल सी दैट, कंक्लूजन पढ़ लीजिए, बाकी सारी चीज़ें आप लोग खुद से पढ़िएगा बुक से, मैं आपको कंक्लूजन पढ़ के बताती हूँ। यू विल सी दैट ईच ग्रुप ऑफ consumers use some amount of eatable for itself and passes the rest to the next generation, right? The subsequent generation get lesser amount from the previous generation. Therefore we can conclude that we should use our resources judiciously so that our further generation would also get benefits of these resources. ठीक है, तो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मान लीजिए स्टार्टिंग से अगर जो ग्रुप था उसे ये ध्यान में रखना होता कि चलिए हमारे 7 जो ग्रुप्स बने हमको उस 7 ग्रुप्स तक इसे पहुंचाना है, तो क्या क्या होता कि वो थोड़े थोड़े कम यूज़ करते, या ऐसे क्या कहते हैं इसे हम कह सकते हैं कि कम यूज़ करते, या तो फिर जितना जितना रिक्वायर्ड है उतनी चीज़ें को यूज़ करते हैं और फिर आगे पास करते जाते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती, राइट? तो सेम थिंग था कि हमें भी ऐसे ही अब हमें पता है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, तो इसे हमें इसी तरह से यूज़ करना है कि आगे की जनरेशन को भी इसका बेनिफिट मिल सके, राइट? तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं फॉसिल फ्यूल की तरफ। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या हैं अब हम ये जानेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, इन एग्जॉस्टिबल सब रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो इसमें हम लोग एग्जॉस्टिबल सब्सटेंस या रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो फॉसिल फ्यूल्स क्या है?
फ्यूल्स दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम फॉसिल्स आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स। तो जो फ्यूल्स हैं जो हमें फॉसिल से मिलते हैं उसे हमें फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। फॉसिल से कैसे मिलते हैं, मतलब फॉसिल्स मतलब कि जो पत्थरों के नीचे मतलब हमारे अर्थ की डेप्थ में प्रेजेंट होते हैं ना, उसे ही हम लोग फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और अर्थ की डेप्थ में कैसे मिलते हैं, कैसे हुए हैं, कैसे वहाँ वहाँ पे प्रेजेंट कैसे हैं, वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत एरा पहले प्लांट्स डिस्ट्रॉय हुए, एनिमल्स डिस्ट्रॉय हुए, तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे वो दब दब के पत्थरों के बीच में दब गए। ठीक है, दब गए तो वो किस में ट्रांसफॉर्म हो गए, ऑयल में ट्रांसफ़र हो गए। और इस प्रोसेस को होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, बहुत ज़्यादा। ये मत सोचिए कि अभी अगर आपने किसी इंसान को पत्थरों के नीचे दबा दिया या पेड़ को एक पत्थर के नीचे दबा दिया तो वो फॉसिल फ्यूल बन जाएगा, नहीं। इसको बनने में, इसका ट्रांसफॉर्मेशन में क्लाइमेट चेंजेस, बहुत सारे इफ़ेक्ट्स थे, बहुत सारे इसमें चीज़ें इन्वॉल्व थी। तो ये सब बनने में लाखों करोड़ों मतलब सदियों लग गए। समझ में आ गया? चलिए, अ फॉसिल इन नेचुरली प्रिजर्व्ड रिमेन ऑफ अ लिविंग थिंग्स दैट लिव्ड मैनी ईयर्स एगो। ठीक है, natural preserved remains the living things that lived many years ago. Fossil fuel are actually the accumulated remains of living organisms that were buried millions of years ago. ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई है वही चीज़ें हैं कि बहुत साल पहले, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो क्या हो गए थे, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब कि आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें क्या हो गई थी, ब्यूरीड हो गई थी, मतलब कि दबा दी गई थी। ठीक है, कंजर्वेशन, दबा दी नहीं गई थी, नेचुरली वो हो गई थी, डिस्ट्रॉय हुई थी। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब इसका कंजर्वेशन, देखिए आपको पता चल गया फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मतलब इनका हमें यूज़ भी करना है और इसको हमें बहुत समझ के यूज़ करना है कि इसको ये हमारी नेक्स्ट जनरेशन को भी मिल सके और उसकी नेक्स्ट जनरेशन को भी मिल सके, राइट। तो कंजर्वेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अब इसका कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो चलिए देखिए, फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड पेट्रोल आर नॉन renewable resources. It took millions of years from the remains of dead plants and animals buried under rocks. Therefore, unless it is used judiciously, we will not be able to conserve for the further generation. अगर हमने इसका ध्यान से यूज़ नहीं किया, जुडिशली यूज़ नहीं किया, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, मतलब अननेसेसरी यूज़ ना करना ही जुडिशली यूज़ है। मतलब कि जहाँ रिक्वायर्ड है, जहाँ पे इसके बिना काम नहीं हो सकता वहाँ यूज़ करिए, जहाँ पे उसके सप्लीमेंट प्रेजेंट है वहाँ उसके सप्लीमेंट यूज़ करिए, राइट। तो यूज़ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज, मेरा कहने का मतलब जो मैंने बोला ना सप्लीमेंट्स, तो सप्लीमेंट्स मतलब होता है जो ऑल्टरनेटिव उसके और रिसोर्सेज है उसका यूज़ ऑफ ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी एंड टाइडल एनर्जी, राइट। तो पहले देखिए, पहले जब हमारी आप लोगों को पता होगा कि जब ट्रेन्स चलती थी तो ट्रेन्स किसकी होती थी, कोल से चलाई जाती थी, राइट। तो ट्रेन को क्या कहते हैं, कोल से रन किया जाता था। तो कोल, एक लार्ज अमाउंट में कोल चाहिए किसी भी ट्रेन को रन करने के लिए, लार्ज अमाउंट में कोल चाहिए होता था। तो कितना ज़्यादा हम लोग उस फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कर रहे थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन होने से क्या हुआ कि कोल की प्लेस में हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके ट्रेन को रन किया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो धीरे धीरे हमें क्या करना है, ऐसे ऐसे चीज़ों को खोजना है, ऐसी ऐसी एक्सपेरिमेंट्स, ऐसे साइंटिस्ट ऐसा कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके हम लोग जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करके हम ये जो फॉसिल फ्यूल्स है हमारे, इनके यूजेस को कम कर सकें, राइट। समझ में आ गया होगा। यूज़ एनर्जी एफिशिएंट CFL बल्ब्स, ठीक है। CFL बल्ब्स का यूज़ करना इंस्टेड ऑफ इन कैन इनकैंडेंसर स्लाइड बल्ब, ठीक है।
तो ऐसे मतलब कि CFL से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी सेव होती है ना। तो मतलब ऐसी चीज़ों को यूज़ करना जिसमें कम लेस इलेक्ट्रिसिटी हो, लेस फ्यूल्स हो, तो ऐसी चीज़ों का इन्वेंशन करना और इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। टर्न ऑफ द इंजन ऑफ द व्हीकल वाइल वेटिंग और स्टैंडिंग एट द ट्रैफिक सिग्नल। तो जब आप लोग ऐसी जगह पे हो तो अपने इंजन का फ्यूल बंद कर लीजिए, व्हीकल का फ्यूल बंद कर लीजिए। टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक गुड्स व्हेन दीज आर नॉट इन यूज़। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भी आप बंद कर दीजिए जब उनका यूज़ ना हो। मतलब अननेसेसरी चीज़ों का यूज़ नहीं करना चाहिए। यही है इसके कंजर्वेशन की टेक्निक। ठीक है, कि मतलब जितना हो सके कि आप फालतू की चीज़ों में इसे ना बर्बाद करें। टर्न ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक, अवॉइड यूज़ ऑफ व्हीकल फॉर स्मॉल डिस्टेंस है, जैसे जहाँ तक तो आप पैदल चल सकते हैं तो वहाँ तक तो पैदल चल लीजिए। तो इससे क्या होगा, इससे हमारे रिसोर्सेज बचेंगे। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट रेदर देन ओन व्हीकल एंड कारपूलिंग। देखो आजकल आप लोगों को पता है कहीं भी जाने के लिए क्या होता है, तुरंत कार उठाई, बाइक उठाया, निकल लिए, है ना। तो इसकी जगह पे अगर आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट की का यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा, देखिए एक समझिए मेरी बात को। आप 1 लीटर पेट्रोल में मान लीजिए यहाँ से कहीं और पहुँच सकते हैं। ठीक है, बुढ़ार से मान लीजिए शहडोल पहुँच सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें कि 1 लीटर अगर बस से आप जाते हैं तो 1 लीटर डीजल में आप अनूपपुर तक पहुंच गए, सॉरी शहडोल तक पहुंच गया, और उसमें आपके साथ साथ कितने लोग पहुंचे, मतलब कि एक की जगह में आप लोग 75 लोग मान लीजिए पहुंच गए। तो मतलब ज़्यादा बेनिफिशियल है ना, कि सबका काम भी हो गया और पेट्रोल भी बच गया, है ना। तो जस्ट एक एग्जांपल है, वैसे ही है। यूज़ सनलाइट ड्यूरिंग द डे इंस्टेड ऑफ यूजिंग इलेक्ट्रिक लैम्प्स। तो घर में भी जैसे आप लोग रहते हैं, दिन के समय लाइट मत जलाइए, इलेक्ट्रिसिटी को बचाइए, वाटर को सेव करिए। ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, और इन छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करना भी बहुत, मतलब यूजेस को समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इसके एडवांटेज क्या है, देयर आर मैनी एडवांटेज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, इसके मैनी एडवांटेज है, आप सबको पता है। दे आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि आप एनर्जी के लिए ही इसका यूज़ करते हैं। इवन दो दे आर कंज्यूम्ड in large amount, they are still abundant and accessible। देखिए इसका यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एबेंडेंटली एसेसिबल है, मतलब कि यहाँ प्रेजेंट है। मतलब फॉसिल फ्यूल्स भी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, बट धीरे धीरे ये ख़त्म होते जा रहे हैं और हम इसे बना नहीं पा रहे हैं, इसीलिए इसका यूज़ करना ज़रूरी है। यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, यूज़ मतलब सिस्टमेटिक वे पे यूज़ करना ज़रूरी है। Fossil fuels have high calorific value and provide a large amount of concentrated energy for a relatively low cost में ये large amount of कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब इसकी हाई कैलोरीफिक वैल्यू है, मतलब ये एनर्जी हाई अमाउंट में एनर्जी गिव करता है, राइट। तो इसका एडवांटेज यही है कि एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ग्रेट सोर्स है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू है इसकी। तो ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट इसका यूज़ हमें बहुत सोच समझ के करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद कोल पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट डे का टॉपिक होगा, कोल से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि अभी तक हमने जो जो चीज़ें आप लोग से डिस्कस कर ली है तो वो आपको बनने लग जाएगी, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, एग्जॉस्टिबल, नॉन एग्जॉस्टिबल सब्सटेंसेस, देन पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल्स, व्हाट इज़ दिस, है ना। ठीक है क्लास, सो आप लोग ये वीडियोस देखिए, समझने की कोशिश करिए, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए। रेस्ट ऑफ थिंग्स हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।